वेलकम है ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और खूब मस्ती में पढ़ रहे होंगे। आज हम देखेंगे 2025 एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है F बराबर R/2। इसी क्वेश्चन को पैटर्न अगर चेंज करके भी पूछता है तो उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है R बराबर 2F। दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली हम ये समझते हैं उत्तल दर्पण होता क्या है। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण वैसा दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह जो होता है उभरा हुआ होता है तथा धंसा हुआ भाग जो होता है उसमें कलय किया हुआ रहता है। उत्तल दर्पण को ही अपसारी दर्पण भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग पिक्चर के माध्यम से सबसे पहले समझ लेते हैं। याद रखिएगा, जब भी ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये इमेज जो बनाना है हमेशा पेंसिल से बनाइएगा। काहे कि एक पेंसिल से बनाने पर एग्जाम पर प्रभाव पड़ता है, लगता है बंदा कुछ किया है। चलिए हम लोग सबसे पहले इसका पिक्चर को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। सबसे पहले उत्तल दर्पण हम बनाते हैं। चलिए उत्तल दर्पण बनाते हैं। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण ऐसा होता है। ठीक है, परावर्तक सतह जो होता है उभरा हुआ होता है, ठीक है, और धंसा हुआ भाग जो है कलय किया हुआ रहता है। ठीक है, कलय कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कलय कर देते हैं। इस साइन का मतलब हुआ रंगा हुआ है, कलय किया हुआ है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं एम, और एम डैश एक गोलीय उत्तल दर्पण है। ठीक है, इस पर क्या है, एक मुख अक्ष बनाते हैं। इस पर क्या है, एक मुख अक्ष तो डालना पड़ेगा। मुख अक्ष बनाते हैं, मुख अक्ष का नाम भी कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक मुख अक्ष बना दिए। ठीक है, अब मुख्य अक्ष क्या नाम भी दे देते हैं, एक्स और एक्स डैश, कुछ नाम दे सकते हैं, नहीं नाम दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या होता है, पी होता है, पोल होता है, ध्रुव होता है। उसके बाद क्या होता है, एफ होता है यानी कि फोकस केंद्र होता है। उसके बाद क्या होता है, सी होता है, वक्ता केंद्र होता है। अब क्या होता है, जो मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर, मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर कोई किरण ए बी डाला गया है। क्या डाला गया है, मुख्य अक्ष के समानांतर ए बी दर्पण पर कोई किरण आता है। ठीक है, आ गया, जो मुख्य अक्ष के एकदम पैरेलल होना चाहिए। तो क्या होता है, कोई आपतित किरण आती है तो दर्पण से टकराकर परावर्तित होकर वो BD दिशा में चला जाता है। इसका नाम क्या है, डी। इसका नाम क्या दे दिए आप, डी दे दीजिए, कोई दिक्कत, BD दिशा में चला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, बी को डी से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, बी को डी से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है, एफ से होती हुई जाती हुई मालूम पड़ती है। एफ से जाती हुई मालूम पड़ती है। बी को अगर डी से बढ़ा तो एफ से होती हुई मालूम पड़ती है। अब क्या करना है, बी डी बी ए के बीच में अभिलम्ब डालते हैं। क्या डालते हैं, अभिलम्ब डालते हैं या लम्ब डालते हैं। ठीक है, अभिलम्ब या लम्ब डालते हैं, डाल दिए। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ई। ठीक, इसका नाम क्या देते हैं, ई। तो अभिलम्ब जब डाल रहे हैं, अभिलम्ब को अगर पीछे की ओर बढ़ाइएगा तो वक्ता केंद्र से जाती हुई मालूम पड़ेगी, वक्ता केंद्र से जाती हुई मालूम पड़ेगी। बस इतना, इसमें फोटो में इतना ही करना है। हमने नाम दे दिए हैं, क्या है, अब जो किए हैं उसका नाम दे देते हैं। क्या है, एक गोलीय दर्पण, गोलीय उत्तल दर्पण बना दिए हैं। इसका ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, ए बी मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण दर्पण पर पड़ता है जो परावर्तन के बाद विधि दिशा की ओर चली जाती है। बी को डी के अगर पीछे को बात है तो एफ से होती हुई जब मालूम पड़ती है, और ई बी एक अभिलम्ब डाला गया, अगर अभिलम्ब को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो वक्ता केंद्र से जाती हुई मालूम पड़ती है। बस इतना जो हम काम किए हैं उसको हम लिख डालना है। बस ध्यान रखना है, इतना से ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें किए हैं क्या सब तो वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे माना, यहाँ पे लिख लीजिए माना कि एम और एम डैश एक गोलीय उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब क्या किए हम, एम और एम डैश एक गोलीय उत्तल दर्पण है। ठीक है, जिसमें पी ध्रुव, पोल या ध्रुव, एफ फोकस केंद्र तथा सी वक्रता त्रिज्या है। यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत, वक्रता त्रिज्या है। अब क्या करना है, मुख्य अक्ष के समानांतर ए बी कोई किरण दर्पण पर डाला गया है
जो परावर्तन के बाद BD दिशा की ओर BD दिशा में चला गया है। ठीक है, BD दिशा में चला गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी को अगर पहले पूरा लिख लेते हैं, BD दिशा में चला गया है, BD को पीछे की ओर बढ़ाने पर DB या BD रेखा F से जाती हुई मालूम पड़ती है। ठीक है, अब क्या करना है, EB एक अभिलंब डाला गया है, EB एक अभिलंब या लंब डाला गया है जो BC से जिसे पीछे की ओर बढ़ाने पर वह वक्ता त्रिज्या यानी कि वक्ता त्रिज्या से जाती हुई मालूम पड़ती है। बस इतना, जितना हम काम किए हैं फ़ोटो में उतना हम इसको लिख लिए हैं। आप ज़रूरी नहीं कि इसी सीरीज़ में लिखना है, आपको जो चीज़ जहाँ लिखना है आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं कि परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ये जो आपतित किरण है और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे हम जानते हैं परावर्तन के नियम से, यहाँ लिख दीजिए, परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि कोण I बराबर कोण R, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, तो ABE बराबर EBD। ठीक है, नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नाम दे दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। ABE बराबर कोण EBD, कोना ABE बराबर कोना EBD हो जाएगा। ABE बराबर क्या हो जाएगा, EBD हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, चलिए ये हो गया। अब क्या होता है, एक बात बतलाइए आप, जब ये अभिलंब डाला गया है, ठीक है, तो अगर ये कोण और ये कोण बराबर होता है, क्यों बराबर होता है, क्योंकि हम जानते हैं, क्लास 9th में आप लोग अच्छे से पढ़े होइएगा कि दो रेखा जहाँ प्रतिच्छेद करेगी तो उसका शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा। जब दो रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो उसका शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा। इसीलिए यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पे कोना DBE बराबर कोना FBC, शीर्षाभिमुख कोण समान होता है, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण का है कि अगर ये दोनों रेखा प्रतिच्छेद कर दिए तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा, यानी कि ये कोना और ये कोना बराबर होगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे अगर मान लीजिए शीर्षाभिमुख कोण बराबर कर दिए हैं, इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, क्या इक्वेशन फर्स्ट, और इसे इक्वेशन सेकंड ले लिए, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा। यहाँ एक बात आप ध्यान रखिए, ABE क्या है, ABE बराबर है EBD के। ठीक है, और DBE बराबर है FBC के शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से। देख लीजिए,
ई बी डी या डी बी ई दोनों बराबर है कौन, तो ये दोनों उभयनिष्ठ है, तो क्या हो जाएगा ए बी ई बराबर एफ बी सी, ये दोनों उभयनिष्ठ है तो क्या हो जाएगा कोना ए बी ई बराबर कोना एफ बी सी, का कि ये दोनों उभयनिष्ठ है। ठीक है, लिखिए नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, ए बी जो है मुख्य अक्ष के समानांतर है, हम जानते हैं ए बी, हम जानते हैं ए बी समानांतर है किसके, मुख्य अक्ष यानी कि पी सी के, किसके समानांतर है, पी सी के, कोई दिक्कत नहीं है, पी सी के समानांतर है, तो क्या हो जाएगा कोना ए बी ई बराबर कोना एफ सी बी संगत कोण से। देख लीजिए ए बी ई कहाँ है, ए बी ई अगर संगत कोण से बराबर किया तो ये कोना और ये कोना बराबर हो जाएगा, ये कोना और ये कोना बराबर हो जाएगा संगत कोण से। तो संगत कोण किसे बोलते हैं हम लोग, तो संगत कोण देख लीजिए यहाँ पर संगत कोण हम समझाने के लिए बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई समानांतर रेखा है और गुजरी गई है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है संगत कोण से। कौन सा कोण, संगत कोण से, संगत कोण से। अगर ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण ये कोण, हाथ पर ध्यान दीजिएगा, ये कोण और ये कोण संगत कोण होगा और ये कोण एकांतर कोण होता है, तो हमें संगत कोण से ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, इसीलिए ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएगा संगत कोण से। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए संगत कोण से ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा संगत कोण से। ठीक है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 3 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन 4। ठीक है, अब समीकरण यहाँ पे लिखिए, अब समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, तो 3 और 4 में क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। 3 में क्या है, ए बी ई बराबर एफ बी सी, ए बी ई बराबर एफ सी बी, यानी कि ए बी ई उभयनिष्ठ हो गया, तो क्या होगा एफ बी सी बराबर एफ सी बी, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए कोना एफ बी सी बराबर कोना एफ सी बी, का कि ये दोनों उभयनिष्ठ है, तो ए बी बी हट जाएगा तो बराबर एफ बी सी बराबर एफ सी बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बराबर कोण होने पर समूह कोण बराबर होता है। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, समूह कोण बराबर होने पर बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा, इसे हम 4 है तो इसे हम लोग समीकरण 5 मान लेते हैं, 4 मान ले, इसको हम 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि जब समूह कोण बराबर होता है तो बी ए बराबर एफ सी हो जाएगा। जब समूह कोण बराबर होगा, जब समूह कोण बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी एफ एफ सी के बराबर हो जाएगा, ये और ये कोण के बराबर हो जाएगा। समूह कोण अगर बराबर है तो बी एफ सी के बराबर हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे बी एफ बराबर एफ सी। इसे समीकरण 6 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, या रखने देते हैं समूह कोण से, या इसे भी 5 रखने देते हैं। ठीक है, समूह कोण से, ठीक है। अब क्या होगा, जब b को p के नज़दीक लाते हैं, जब हम b को थोड़ा नज़दीक लाएंगे तो ये और ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, जब हम b को p के नज़दीक लाते हैं, तो जब b को p के नज़दीक लाते हैं तो एफ बी जो है पी एफ के बराबर हो जाएगा। जब नज़दीक लाएंगे तो एफ बी जो है पी एफ के बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, लिख दिए हैं बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे मान लीजिए समीकरण इसको हम 5 3 6 ले लेते हैं और इसे समीकरण 7 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस घबराना नहीं, बस कंसिस्टेंसी के साथ देखना है, हम टाइम इसीलिए ले रहे हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, बी ए बराबर एफ बी बराबर, या बी ए बराबर एफ बी पी एफ हो गया। ठीक है, अब हम लिखते हैं समीकरण 6 और समीकरण 7 से। यहाँ देखिए एक बात, बी एफ बराबर एफ सी है और एफ बी बराबर पी एफ है, तो जब ये दोनों उभयनिष्ठ होगा तो एफ सी बराबर पी एफ हो जाएगा।
तो क्या ये दोनों अगर उभयनिष्ठ है, बी एफ या एफ बी है, बी एफ या एफ बी बराबर है, तो ये दोनों उभयनिष्ठ है, तो एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी बराबर हो जाएगा पी एफ, एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ अगर हम पी सी लिखते हैं, ये पूरा पी सी लिखते हैं, यहाँ अगर पी सी लिखते हैं तो पी सी क्या सब मिलके बना है, पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी, यानी कि पी सी जो बना है पी एफ और एफ सी से मिलके बना है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी सी बराबर पी एफ जोड़ एफ सी। ठीक है, तो पी सी बराबर पी एफ जोड़ एफ सी। ठीक है, क्या, एफ सी, तो एफ सी बराबर पी एफ है, तो एफ सी जहाँ पे है वहाँ पर हम पी एफ दे सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। तो क्या हो जाएगा, पी सी बराबर एफ पी एफ, और पी एफ क्या हो जाएगा, टू पी एफ। ठीक है, तो पी सी बराबर टू पी एफ हुआ, तो पी सी क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है, देख लीजिए पी सी, ये पी और सी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और पी एफ क्या है, वक्रता केंद्र, पी से पी एफ क्या है, वक्रता केंद्र है। तो जहाँ पी सी है वहाँ आर लिखेंगे, और जहाँ पी एफ है वहाँ एफ लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, जहाँ पी सी है वहाँ आर लिखेंगे, और जहाँ पी एफ है वहाँ एफ लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, आर बराबर टू एफ, इसे भी, ये भी प्रूव्ड हो गया, या एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बटे टू, ये भी प्रूव्ड हो गया। तो जो जिस हिसाब से पूछे, दोनों में जो भी पूछे उसे प्रूव्ड कर देना है। ये था उत्तल दर्पण में एफ बराबर आर बाई टू या आर बराबर टू एफ। तो इसे हम लोग अच्छे से बनाने का प्रयास किए हैं, क्या है कि जैसे भी एग्जामिन चेक करे हम लोग अच्छे से इसे बना लेंगे। ठीक है, यहाँ एकांतर को संगत को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा बड़ा भी करने का प्रयास नहीं किए, बस स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाने का भरपूर प्रयास किए हम। बस क्या करना है, पिक्चर अच्छे से पेंसिल से बनाना है, और जो हमने किया है उसे अच्छे से लिख दिए हैं, और नीचे इसका डिस्क्राइब कर दिए हैं। हम आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। और चैनल से जुड़िएगा ज़रूर। ठीक है, धन्यवाद।